शुरू कर रहे हैं लाइट, प्रकाश, एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर है। हम प्रकाश यानी लाइट के हर पहलू, उसके नियमों और अलग अलग तरह के दर्पणों को अपनी इस क्लास के एक एक पेज के जरिए डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी रट्टाफिकेशन के, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे। एग्जैक्टली। चलो अब सबसे पहले पेज पर चलते हैं। तो देखिए, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक चमकती हुई फाइबर ऑप्टिक केबल है। हाँ, ये विजुअल तो एकदम शानदार लगा है। और उसके साथ ही हवा में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड तैरता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो चलिए इसके पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात जो यहाँ बताई गई है वो ये कि प्रकाश असल में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सबसे खास बात यह है कि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही, मतलब निर्वात या वैक्यूम में भी आसानी से चल सकता है। और वो जो हवा में नंबर तैर रहा था वो प्रकाश की निर्वात में चाल है, राइट? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, वही। स्टूडेंट्स, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है कि दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। इसी के कारण परछाई बनती है। बिल्कुल। पर मैम, यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। हाँ, पूछिए मैम। अगर इसे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, तो क्या अंतरिक्ष के निर्वात में भी ये इसी तेज स्पीड से चलता है? हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है दोस्त। जी हाँ, अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम है। मतलब वहां कोई गैस या हवा नहीं है? एग्जैक्टली। और वहीं प्रकाश अपनी अधिकतम स्पीड यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। तो इसीलिए सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में हाँ, लाखों किलोमीटर का सफर तय करने के बावजूद सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उसे रास्ते में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। गजब की रफ्तार है। चलो अब अगले पेज को देखते हैं। इस स्लाइड पर एक 3D तराजू बना है। अच्छा, वो वेइंग स्केल। हाँ, एक पलड़े पर सुनहरे कण रखे हैं और दूसरे पलड़े पर एक चमकता हुआ वेव क्यूब है। और पीछे तो महान वैज्ञानिक न्यूटन और हाइगन्स की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, ये विजुअल तो विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी बहस को दिखा रहा है। अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो न्यूटन का मानना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, यानी कॉर्पसेल्स जैसे छोटी छोटी गोलियां हों। लेकिन हाइगन्स ने कहा कि नहीं, प्रकाश तो पानी की लहरों की तरह एक तरंग है। हाँ, फिर बाद में डी ब्रॉगली आए जिन्होंने इसे ड्यूअल नेचर का बताया, द्वैत प्रकृति। राइट। और अंत में आइंस्टीन ने अपना फोटॉन सिद्धांत दिया। बिल्कुल सर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम अलर्ट ये है कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्यतिकरण और विवर्तन किस सिद्धांत से सिद्ध होते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। हाँ, और इसका सीधा जवाब है केवल तरंग सिद्धांत से। लेकिन मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पर। बताइए। तो आखिर में ये इतने सालों की बहस किसने जीती? प्रकाश कण है या तरंग? दिलचस्प बात यह है दोस्त कि आधुनिक भौतिकी में दोनों ही जीत गए। अच्छा, दोनों कैसे? डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर सिद्धांत यही समझाता है। आप इसे एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह समझ सकते हैं। ओके। जब प्रकाश अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा होता है तो वो एक वेव की तरह बर्ताव करता है। लेकिन जब वो किसी सतह से टकराता है या कैमरे के सेंसर पर पड़ता है तो वो कणों यानी फोटोन्स की तरह बर्ताव करता है। यानी सिचुएशन के हिसाब से प्रकाश अपना रूप बदल लेता है। बिल्कुल। प्रकृति ने प्रकाश को दोनों ही खूबियां दी हैं। चलिए अब इस स्लाइड से आगे बढ़कर अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ विजुअल में एक 3D चमकदार सतह है जिस पर एक लाइट रे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है। और बीच में एक नीले रंग का अभिलंब या नॉर्मल खड़ा है। हाँ, ये स्लाइड परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को डिकोड कर रही है। इसके नियम तो बहुत ही स्पष्ट हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एकदम सही। और अगर कोई किरण बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधे अभिलंब के ऊपर गिरे तो वो बिना भटके उसी रास्ते लौट जाती है। हाँ, अब यहाँ एग्जाम अलर्ट कह रहा है कि खुरदुरी सतह पर अनियमित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ मेरा डाउट ये है कि अगर सतह खुरदरी है और प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है तो क्या वहाँ एंगल वाला नियम पूरी तरह फेल हो जाता है? नहीं सर, विज्ञान के नियम इतनी आसानी से फेल नहीं होते। तो फिर क्या होता है? खुरदुरी सतह का मतलब है कि सतह टेढ़ी मेढ़ी है।
अगर आप उस खुरदुरी सतह के किसी एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्से को देखेंगे, जहां वो अकेली किरण टकरा रही है, माइक्रोस्कोपिक हिस्से पर। हाँ, तो वहां भी एंगल आई और एंगल आर बिल्कुल बराबर ही होंगे। अच्छा, दिक्कत बस ये है कि हर किरण के लिए सतह का वो छोटा सा हिस्सा अलग अलग दिशा में झुका होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसलिए किरणें बिखर जाती हैं। नियम वहां भी पक्का है, बस जमीन उबड़ खाबड़ है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। अब हम समतल दर्पण यानी अगले पेज पर आ गए हैं। इस स्लाइड पर 3D में एक बड़ा सा अक्षर बी रखा है, जिसका उल्टा भी दर्पण में दिख रहा है। लैटरल इन्वर्टेड बी। और बगल में एक एम्बुलेंस भी खड़ी है। हाँ, ये समतल दर्पण यानी हमारा रोजमर्रा वाला शीशा है। इसके गुण देखें तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा होता है। और इसमें पार्श्व परिवर्तन या लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब आपका बायां हिस्सा दायां और दायां हिस्सा बायां दिखता है। इसके अलावा वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनेगा। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट में है कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा इसीलिए लिखा जाता है ताकि आगे वाले की गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखे। हाँ, लैटरल इन्वर्जन के कारण। और एक पॉइंट ये है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई आपकी ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। 1/2 होनी चाहिए। हाँ, पर यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? यानी अगर मेरी हाइट 6 फुट है और मुझे अपना पूरा शरीर देखना है, तो मुझे कम से कम 3 फुट का शीशा चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं उससे 2 फुट दूर खड़ा हूं या 20 फुट दूर। बिल्कुल सही। क्या दूरी से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं दोस्त, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से ज्योमेट्री का खेल है। अच्छा, वो कैसे? आपके पैरों से चलने वाली प्रकाश की किरण शीशे से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। ये एक त्रिभुज बनाता है। जब आप शीशे से दूर जाते हैं तो आप शीशे में अपनी पूरी इमेज को भी खुद से दूर जाता हुआ देखते हैं। ओके। एंगल इस तरह से काम करते हैं कि आपकी आधी हाइट का शीशा हमेशा आपके पूरे शरीर को कवर कर लेगा। ये तो एकदम प्रैक्टिकल मैथ्स हो गई। चलो, अब अगले पेज की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस स्लाइड में 2 3D दर्पण एक कोण पर जुड़े हैं और उनके बीच रखे सुनहरे सिक्कों के ढेर सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। हवा में 360/θ का फॉर्मूला भी चमक रहा है। हाँ, इसे कहते हैं बहु प्रतिबिंब या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जब 2 दर्पण एक दूसरे के आमने सामने एक खास एंगल पर रखे जाते हैं तो कई सारी इमेजेस बनती हैं। बिल्कुल। इमेजेस की संख्या यानी n निकालने के लिए हम 360 को उस एंगल थीटा से डिवाइड करते हैं। अगर जवाब सम या इवन संख्या है तो n = 360/θ -1 कर देंगे। हाँ, और अगर विषम यानी ऑड संख्या है तो n = 360/θ ही रहेगा। एग्जाम अलर्ट बता रहा है कि पनडुब्बियों के पेरिस्कोप में समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। और अगर 2 दर्पण समानांतर हों तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। मेरा डाउट यहीं पर है, क्या यही वजह है कि कपड़ों के ट्रायल रूम या नाई की दुकान में जब हम 2 शीशों के बीच खड़े होते हैं तो हमें अपनी अनगिनत तस्वीरें दिखाई देती हैं? एकदम सही। जब 2 दर्पण पैरेलल रखे जाते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। और गणित में जब आप 360 को 0 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर अनंत आता है। बिल्कुल। एक शीशे का प्रतिबिंब दूसरे शीशे के लिए वस्तु बन जाता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ये प्रकाश पूरी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए। इसीलिए आपको एक के अंदर एक अनगिनत तस्वीरें दिखती हैं। बेहतरीन। अब अगले पेज पर गोलीय दर्पणों का साइंस देखते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो शीशे का एक पारदर्शी खोखला गोला है जिसका एक हिस्सा कटा हुआ है। और उसके बिल्कुल बीचों बीच पीले रंग से C लिखा हुआ है। हाँ, C यानी वक्रता केंद्र। तो इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण असल में किसी बड़े खोखले गोले के ही कटे हुए हिस्से होते हैं। बिल्कुल। अगर हम उस कटे हुए हिस्से की बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें और अंदरूनी गुफा जैसी सतह परावर्तक रहे तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। हाँ, कॉनकेव मिरर। और अगर अंदरूनी सतह पर पॉलिश कर दें और बाहरी उभरी हुई सतह परावर्तक हो तो वो उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण बन जाता है। एकदम सही। एग्जाम अलर्ट कहता है कि दर्पण का एकदम मध्य बिंदु ध्रुव या पोल कहलाता है और सारी दूरियां यहीं से मापी जाती हैं। पर मेरा एक सवाल है, ये जो सेंटर पॉइंट C है, ये शीशे के ऊपर क्यों नहीं होता? क्या ये हवा में एक काल्पनिक बिंदु है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है सर। देखिए, वक्रता केंद्र उस पूरे खोखले गोले का केंद्र है जिससे आपने उस दर्पण को काटकर निकाला है। अच्छा,
चूंकि दर्पण तो सिर्फ उस गोले का एक छोटा सा छिलका भर है, इसलिए उसका केंद्र हमेशा दर्पण के बाहर हवा में ही स्थित होगा। मतलब ये कोई ठोस चीज नहीं है? नहीं, बल्कि एक ज्योमेट्रिक पॉइंट है जो ये तय करता है कि दर्पण कितना मुड़ा हुआ है। अब समझ में आया कि वो हवा में क्यों तैर रहा था। चलो अब अवतल दर्पण की डिटेल्स देखने अगले पेज पे चलते हैं। इस 3D विजुअल में एक अवतल दर्पण नीली लेजर किरणों को सिकोड़कर एक लाल रंग के फोकस पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है। और बगल में एक डेंटिस्ट का छोटा शीशा रखा है। हाँ, किरणों को एक जगह इकट्ठा करना, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये दूर से आने वाली समांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है। बिल्कुल, इसके उपयोग एग्जाम्स में बहुत आते हैं, जैसे टॉर्च, गाड़ियों के हेडलाइट, सोलर कुकर। एग्जाम अलर्ट में है कि सोलर भट्टियों में सूर्य की गर्मी को एक बिंदु पर लाने के लिए इसी का प्रयोग होता है, ताकि भारी ऊर्जा पैदा की जा सके। हाँ, और ये वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एक बात सोचिए, डेंटिस्ट को तो दांत का सीधा और बड़ा हिस्सा देखना होता है ना? तो वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इलाज कैसे होगा अगर दांत उल्टा दिखेगा? यही तो अवतल दर्पण का जादू है दोस्त। कैसा जादू? ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता। जब आप किसी वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बिल्कुल बीच यानी बेहद करीब ले जाते हैं, अच्छा, एकदम पास में? हाँ, तो प्रकाश के नियम इस तरह काम करते हैं कि प्रतिबिंब अचानक से आभासी, सीधा और बहुत बड़ा हो जाता है। ओहो, तो डेंटिस्ट को दांत के एकदम करीब शीशा रखना होता है, इसलिए उन्हें वो सीधा और बड़ा व्यू मिल जाता है। बिल्कुल सही। क्या बात है, दूरी बदलते ही कैरेक्टर बदल गया। अब अगले पेज पर उत्तल दर्पण को समझते हैं। यहाँ एक 3D उत्तल दर्पण नीली प्रकाश किरणों को फैला रहा है। और साथ में एक कार का साइड मिरर है, जिसमें पीछे का पूरा ट्रैफिक और गाड़ियां साफ नजर आ रही हैं। किरणों को फैलाने की वजह से इसे अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इस स्लाइड के अनुसार ये फील्ड ऑफ व्यू को बहुत बढ़ा देता है। इसमें हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके मुख्य उपयोग वाहनों के साइड मिरर और एटीएम सुरक्षा दर्पण में होते हैं। एग्जाम अलर्ट भी यही कह रहा है कि साइड मिरर में इसे इसलिए लगाते हैं ताकि पीछे का ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक एक छोटे से शीशे में दिख सके। पर एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है। क्या सवाल है? गाड़ी के साइड मिरर पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या ये इसी उत्तल दर्पण के छोटे प्रतिबिंब बनाने की वजह से होता है? बिल्कुल, आपने सही कड़ियां जोड़ी हैं। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि अगर हमें कोई चीज छोटी दिखाई देती है तो हम मान लेते हैं कि वो बहुत दूर है। एग्जैक्टली। उत्तल दर्पण बहुत बड़े ट्रक को भी छोटा करके दिखाता है। तो जब ड्राइवर शीशे में छोटा ट्रक देखता है तो उसे लगता है कि ट्रक अभी काफी दूर है, जबकि असल में वो गाड़ी के बहुत करीब होता है। हाँ, इसी धोखे से बचाने के लिए कंपनियों को वो चेतावनी लिखनी पड़ती है। ये तो हमारी ब्रेन साइकोलॉजी और फिजिक्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। चलो अब अगले पेज पर प्रतिबिंब बनाने के नियम दिखते हैं। इस 3D इमेज में एक अवतल दर्पण के ऊपर से 3 अलग-अलग रंगों की किरणें गुजर रही हैं। सियान, मिजेंटा और पीली किरणें, जो फोकस और केंद्र से होते हुए जा रही हैं। हाँ, ये रे डायग्राम के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। दूसरा, जो किरण फोकस से होकर दर्पण पर पड़ेगी वो टकराकर समांतर हो जाएगी। बिल्कुल। और तीसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण टकराकर वापस उसी रास्ते लौट आएगी। एग्जाम अलर्ट में बताया गया है कि वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरने वाली किरण में विचलन 0 डिग्री होता है। और प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिलेंगी। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए। प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ 2 किरणों के मिलने की जरूरत क्यों होती है? बाकी किरणें कहाँ जाती हैं? असल में किसी भी वस्तु से करोड़ों किरणें निकलकर दर्पण पर पड़ती हैं और वो सभी परावर्तित होकर उस इमेज वाले बिंदु पर मिलती हैं। लेकिन जब हम कागज पर डायग्राम बनाते हैं तो हमें उन करोड़ों किरणों को बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ज्योमेट्री के हिसाब से जहां कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर बाकी की सभी रेखाएं भी आकर मिलेंगी। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए सिर्फ 2 सबसे आसान किरणों का रास्ता चुन लेते हैं। बिल्कुल।
मतलब ये हमारा स्मार्ट शॉर्टकट है। अब इस अगले पेज पर अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को देखते हैं। यहाँ एक 3D ऑप्टिकल बेंच बनी है जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती धीरे धीरे दर्पण के करीब आ रही है और सुनहरे रंग के 3D कोन्स अलग अलग जगह इमेज बनते हुए दिखा रहे हैं। ये 6 केस स्टूडेंट्स को अक्सर रटने पड़ते हैं, पर यहाँ पैटर्न बहुत साफ है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज फोकस पर बिंदु के आकार की बनती है। फिर जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है, इमेज दर्पण से दूर और आकार में बड़ी होती जाती है। सबसे खास स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। हाँ, तब इमेज भी बिल्कुल सी पर और समान आकार की बनती है। और एग्जाम अलर्ट में वही एक्सेप्शन है जिसकी हमने बात की थी। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा बनता है। बिल्कुल। अच्छा, तो डेंटिस्ट और शेविंग वाले मिरर में यही अपवाद काम आता है, जब हम चेहरे या दांत को शीशे के एकदम पास ले जाते हैं। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल। शेविंग करते समय हमें अपने चेहरे का एक एक बाल साफ और बड़ा देखना होता है। जब आप अपना चेहरा अवतल दर्पण के उस मैजिक जोन में रखते हैं, P और F के बीच, हाँ, तो वो आपको आपके चेहरे का एक बड़ा और सीधा वर्चुअल प्रतिबिंब दिखाता है। अगर आप थोड़ा दूर हो जाएंगे तो चेहरा उल्टा दिखने लगेगा। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। चलो अब चिन्ह परिपाटी यानी अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ एक 3D ग्राफ या ग्रिड है, बीच में दर्पण रखा है और X तथा Y एक्सिस के साथ लाल और हरे रंग में पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन हवा में चमक रहे हैं। ये है साइन कन्वेंशन, जो न्यूमेरिकल्स की जान है। बिल्कुल। नियम ये है कि सभी दूरियां हमेशा ध्रुव या पोल से नापी जाएंगी। दर्पण की बाईं ओर जो भी है वो ऋणात्मक यानी माइनस होगा, दाईं ओर जो भी है वो धनात्मक यानी प्लस होगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की गहराई नेगेटिव। यहाँ एग्जाम अलर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वस्तु की दूरी U हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा। लेकिन एक सवाल उठता है। हाँ बोलिए। हमेशा वस्तु को बाईं तरफ ही क्यों रखा जाता है? क्या हम राइट साइड से लाइट नहीं डाल सकते? इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क फिजिक्स में कुछ नहीं पड़ेगा दोस्त, प्रकाश के नियम वैसे ही काम करेंगे। तो फिर ऐसा क्यों? सोचिए, अगर दुनिया का हर वैज्ञानिक अपने हिसाब से वस्तु रखने लगे तो सबके फॉर्मूले और जवाब अलग अलग दिखने लगेंगे। अच्छा, कोई प्लस बोलेगा कोई माइनस? बिल्कुल। इसलिए पूरी दुनिया ने मिलकर गणित के कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपनाया। जैसे ग्राफ में ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वैसे ही दर्पण के पोल को ओरिजिन मान लिया गया है। एकदम सही। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है ताकि सबकी कैलकुलेशन एक जैसी रहे। तो ये एक तरह की ग्लोबल लैंग्वेज है। अब हम मैथ्स वाले हिस्से यानी अगले पेज पर आ गए हैं। इस 3D स्लाइड में सुनहरे शब्दों में फॉर्मूला लिखा है 1/f = 1/v + 1/u और m = -v/u। साथ ही एक सुनहरा 3D कैलकुलेटर और स्केल भी रखा है। यही वो फॉर्मूले हैं जिनसे सारे सवाल हल होते हैं। आवर्धन या मैग्निफिकेशन यानी m, जो बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा या छोटा है। उसका फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई या फिर -v/u। स्लाइड में साफ लिखा है कि यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और यदि m धनात्मक है तो आभासी और सीधा है। एग्जाम अलर्ट ये भी याद दिला रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f = r/2। लेकिन मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात है? अगर कैलकुलेशन के बाद आवर्धन का मान -2 आ जाए तो उस माइनस का क्या मतलब है? क्या इमेज का साइज छोटा हो गया या वो उल्टी हो गई? ये स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट रहता है। देखिए, यहाँ माइनस साइन और नंबर 2 दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। अच्छा, माइनस साइन का साइज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, यानी वो इन्वर्टेड है। और जो नंबर 2 है वो बता रहा है कि इमेज का साइज वस्तु के साइज से डबल है। तो -2 का सीधा मतलब हुआ इमेज 2 गुनी बड़ी है और उल्टी है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए अब इन दोनों दर्पणों का महामुकाबला अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ 2 3D पोडियम बने हैं। बाईं तरफ अवतल दर्पण के सामने एक बड़ा सा 3D दांत है और दाईं तरफ उत्तल दर्पण के सामने शहर की सड़क का एक चौड़ा नजारा दिख रहा है। अवतल वर्सेस उत्तल। पॉइंट्स को देखें तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है और इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है।
इसके मुकाबले उत्तल दर्पण केवल और केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। एग्जाम अलर्ट में एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर आपको बिना छुए दर्पण पहचानना हो और उसमें सीधा वो छोटा प्रतिबिंब दिखे तो वो उत्तल दर्पण है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं किसी भी शीशे के सामने खड़ा हूं और मुझे हमेशा अपना चेहरा छोटा ही नजर आए, चाहे मैं आगे पीछे कहीं भी जाऊं, तो मुझे बिना सोचे समझ जाना चाहिए कि वो कॉन्वेक्स दर्पण है। 100% सही दोस्त। उत्तल दर्पण की डिक्शनरी में वस्तु से बड़ा या उसके बराबर प्रतिबिंब बनाना है ही नहीं। वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। बिल्कुल, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। शानदार। अब अगले पेज पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सीक्रेट टिप्स देखते हैं। इस स्लाइड पर एक 3D मेटालिक ब्रीफकेस खुला हुआ है जिसके अंदर U, V और F नियॉन लाइट की तरह चमक रहे हैं। और एक चेकलिस्ट भी बनी है। न्यूमेरिकल्स में अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। टिप नंबर 1, सबसे पहले सवाल में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन्हें चिन्हों के साथ लिखें। टिप 2, साइन कन्वेंशन मत भूलना। U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। टिप 3, अवतल है तो F-, उत्तल है तो F+। और सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तर आने के बाद लॉजिक चेक करें कि V यानी प्रतिबिंब की दूरी की स्थिति सही है या नहीं। एग्जाम अलर्ट में है कि अगर प्रश्न में रियल इमेज लिखा हो तो M को माइनस लेना मत भूलना। पर मैम, ये लॉजिक चेक करने का क्या मतलब है? क्या हम अपना V का आंसर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मैथ सही है या गलत? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, और यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है। कैसे? मान लीजिए आपने उत्तल दर्पण का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आपका V माइनस में आ गया। ओके। अब आपको लॉजिक पता है कि उत्तल दर्पण तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है जो दर्पण के पीछे यानी राइट साइड में बनती है। और राइट साइड का मतलब है V हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर आपका V माइनस आया है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं साइन की गलती कर दी है। इसी को लॉजिक चेक कहते हैं। वाह, ये टिप तो एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्फिडेंस देगी। और अंत में हम आ गए हैं अपने आखिरी पेज यानी निष्कर्ष पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने प्रकाश, परावर्तन और दर्पणों को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। स्लाइड बता रही है कि ये चैप्टर रेलवे और SSC एग्जाम्स के लिए बहुत हाई स्कोरिंग है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।